बिहार के दो लोकसभा सीट ऐसे हैं जिनका भौगोलिक और सामाजिक ताना बाना एक जैसा ही है। वह है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन दोनों ही सीटों का गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। इसके पहले पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट मोतिहारी के नाम से जाना जाता था और पश्चिमी चंपारण को बेतिया लोकसभा सीट कहा जाता था। तो आज हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह आंदोलन की धरती बिहार के पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की। पूर्वी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। चंपारण को विभाजित कर 1971 में बनाए गए पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। चंपारण का नाम चंपा जोड़ अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। चंपारण का इतिहास गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण रहा है। राजा जनक के समय से यह तिरहुत प्रदेश का अंग था। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जानकीगढ़, जिसे चानकीगढ़ भी कहा जाता है, राजा जनक के विदेह प्रदेश की राजधानी थी, जो बाद में 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैशाली के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पुराण में वर्णित है कि यहाँ के राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने यहाँ के तपोवन नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। एक ओर चंपारण की भूमि देवी सीता की शरण स्थली के होने से पवित्र है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत में नील की खेती के खिलाफ किसानों के आंदोलन के लिए उर्वर भूमि देने वाला चंपारण इतिहास की अमूल्य धरोहर है। सब जानते हैं कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का अमूल्य पन्ना है। भूमिहीन मजदूरों और किसानों की दयनीय दशा ने महात्मा गांधी को आंदोलित कर दिया था। महात्मा गांधी ने चंपारण के भितिहरवा आश्रम में रहकर देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि 2008 में हुए परिसीमन के बाद पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट वजूद में आया। इसके पहले तो इसे मोतिहारी लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। उस समय मोतिहारी सीट पर 1952 से 72 तक लगातार कांग्रेस ही जीतती रही। इसके बाद यहां से 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली। तब जनता पार्टी के ठाकुर रामापति सिंह यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1980 में यहां भूमिहार समाज से आने वाले सीपीआई के कमला मिश्र मधुकर जीते। 1984 में एक बार फिर कांग्रेस की प्रभावती गुप्ता ने पार्टी की खोई जमीन को दोबारा पाने की उम्मीद जगाई। 1989 में यहां से भाजपा ने स्वयंसेवक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता राधा मोहन सिंह को टिकट दिया और इस तरह से राधा मोहन सिंह ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाया। लेकिन 1991 में फिर सीपीआई के टिकट पर कमला मिश्र मधुकर जीत कर आए तो लगा कमल का काल खत्म हो गया। पर 1996 में राधा मोहन सिंह ने जीतकर फिर बाजी पलट दी। 1998 के चुनाव में राधा मोहन सिंह चुनाव हारे और राजद की रमा देवी चुनाव जीती। लेकिन 1999 में अटल लहर में भाजपा के टिकट पर राधा मोहन सिंह फिर से जीतने में कामयाब हुए। 2004 में फिर इस सीट पर राजनीतिक हवा बदली और राजद के अखिलेश सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि इस सीट पर समय समय पर चुनावी गणित बदलता रहा। कभी भाकपा तो कभी राजद ने इस सीट पर कब्जा जमाया। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ की राजनीतिक फिजा बदल गई। 2009, 2014 और पिछली बार 2019 में लगातार इस सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह ने जीत दर्ज की। देश के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह इस सीट से अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं: हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 4 भाजपा के पास और एक सीट पर जदयू और राजद का कब्जा है। खेती के लिए उपजाऊ जमीन वाला पूर्वी चंपारण बिहार का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला भी है। फिलहाल यह देश के रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा है। रेड कॉरिडोर सरकारी शब्दावली में इस इलाके को कहा जाता है जो नक्सल प्रभावित होता है। इसके अलावा गंडक नदी में आने वाली बाढ़ की त्रासदी झेल रहा पूर्वी चंपारण बेरोजगारी और पलायन का दंश भी झेलता रहा है।
इस क्षेत्र में बदहाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई करना हो या बेहतर इलाज, सबके लिए बाहर ही जाना पड़ता है। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र की जनता की बदहाली कम नहीं हुई है, तो बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह पूर्वी चंपारण में भी जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। हर बार जातीय गोलबंदी और राष्ट्रवाद और लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के सवालों पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो कहना नहीं होगा कि पूर्वी चंपारण को जीतना है तो जातीय समीकरण को दुरुस्त करना सबसे जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूर्वी चंपारण में जातिवार मतदाताओं की संख्या पर। पूर्वी चंपारण सीट पूरी तरह से सवर्णों के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। इस क्षेत्र में सवर्णों का वोट सबसे ज्यादा है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 17 लाख के आसपास हैं, जिनमें भूमिहार वोटर 2 लाख, ब्राह्मण 70,000, राजपूत भी 70,000 और कायस्थ 35,000 हैं। इस तरह कुल सवर्ण वोटर 3,75,000 हैं। पूर्वी चंपारण में वैश्य वोटर भी अच्छी संख्या में हैं। इनकी संख्या लगभग 3 लाख है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में मुस्लिम मतदाता 2,45,000 हैं, तो दलित और आदिवासी भी 2,40,000 हैं। इस क्षेत्र में यादव वोटर 1,50,000 हैं, तो कोयरी 1,15,000 और कुर्मी 25,000 है। यहाँ मल्लाह मतदाताओं की संख्या लगभग 1.25 लाख है, तो गैर मल्लाह अन्य पिछड़ा वोटर 1.5 लाख के आसपास है। इस तरह हम देखते हैं कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर सवर्ण और वैश्य वोटर मिलकर इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि यहाँ यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हो गई तो ये भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो पूर्वी चंपारण में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर दल अपने अपने पहलवानों को अखाड़े में उतारने की कोशिश में जुट गया है। जातीय समीकरण बैठाए जा रहे हैं, तो ऐसे पहलवान की तलाश हो रही है जो सटीक जातीय गोलबंदी कर सके। तो कौन होगा किस पार्टी का पहलवान जो अखाड़े में उतरे तो सबको चित कर दे? आइए एक नजर डालते हैं। वैसे तो एनडीए में पूर्वी चंपारण सीट पर मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। राधा मोहन सिंह इस क्षेत्र में 6 बार सांसद रह चुके हैं। राधा मोहन सिंह को सवर्णों के अलावा वैश्य मतदाता भी वोट करते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि राधा मोहन सिंह की उम्र उनकी राह का रोड़ा बन रही है। साथ ही संगठन में चर्चा है कि इस बार राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। तो अगर राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिला तो कौन होगा भाजपा के खेमे का पहलवान? चर्चा है कि राधा मोहन सिंह के करीबी केसरिया के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा भाजपा के कद्दावर नेता जीवेश मिश्र के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। जीवेश मिश्र तो अच्छे रणनीतिकार हैं ही, भूमिहार जाति से हैं और संगठन में उनका अच्छा कद है। हालांकि उनकी चर्चा सीतामढ़ी लोकसभा से भी खूब हो रही है। इसके अलावा वैश्य समाज से आने वाले मोतिहारी से विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार को लेकर भी संगठन में चर्चा छिड़ी हुई है। लेकिन इन सभी पहलवानों की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। चर्चा यह भी है कि पूर्वी चंपारण सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने दावा ठोका है। ऐसे में अगर यह सीट आरएलजेडी को मिला तो पार्टी के कद्दावर नेता माधव आनंद की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। माधव आनंद रालोजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के सह संस्थापक रहे हैं। कुशवाहा की पार्टी में होने के कारण कोयरी वोटरों का साथ तो मिलेगा ही, इसके अलावा एनडीए का उम्मीदवार होने के कारण सवर्णों के साथ वैश्य मतदाताओं का भी समर्थन मिलेगा। हालांकि इन सब के बीच ये जरूर देखने को मिल रहा है कि राधा मोहन सिंह अपनी सीट छोड़ने को अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने को बेताब दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी में किसका कटेगा किसका बचेगा, ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। उधर भाजपा के इस अभेद्य किले को तोड़ने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन में भी कई पहलवान ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। आकाश सिंह 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि आकाश सिंह पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। आकाश सिंह भी भूमिहार जाति से हैं। उनके पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। इस क्षेत्र में 2004 में सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि इनकी चर्चा वैशाली सीट पर भी हो रही है। ऐसे अगर यह सीट
राजद के खेमे में जाती है तो पूर्व विधायक और बाहुबली बबलू देव के नाम की भी चर्चा यहाँ पर जोर पकड़ रही है। राजद से टिकट मिला तो बबलू देव एनडीए के उम्मीदवार को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। चूंकि बबलू देव जाति से भूमिहार हैं तो भूमिहार वोटों में बंटवारा होगा। मुस्लिम और यादव वोटरों के साथ महागठबंधन में होने के कारण अन्य जातियों का सहयोग मिलेगा। ऐसे में बबलू देव की दावेदारी भी मजबूत लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजद की ओर से एक और नाम चर्चा में है, वह है इंजीनियर सौरभ का। बेतिया से राजद के युवा विधान पार्षद का तेजस्वी यादव से नज़दीकी बहुत गहरी है। ये भी भूमिहार जाति से हैं, लेकिन पहली बार एमएलसी बने इंजीनियर सौरभ के लिए राजद से टिकट पाने की राह आसान नहीं होने वाली। उधर केसरिया की जदयू विधायक शालिनी मिश्रा भी अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से पेश कर रही हैं। शालिनी मिश्रा के पिता कमला मिश्र मधुकर मोतिहारी लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 1991 में कमला मिश्र ने राधा मोहन सिंह को हराया भी था। शालिनी मिश्रा भी भूमिहार जाति से हैं। इनके पिता वामपंथी थे। क्षेत्र की जनता में शालिनी मिश्रा की छवि अच्छी है। ऐसे में उनकी दावेदारी में भी दम दिखता है। अगर यह सीट जदयू को गई तो शालिनी मिश्रा की उम्मीदवारी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर सियासी घमासान धीरे धीरे रोचक होते जा रहा है। दोनों ही गठबंधन के रणबांकुरे रण क्षेत्र में हुंकार भर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन होगा चित और कौन जीतेगा जंग। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा सीट के सियासी घमासान की दिलचस्प कहानी के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।